Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 5th of January 2023. तो गाइज आज है तारीख 5 जनवरी 2023 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है, सोमालिया को काफ़ी न्यूज़ में है तो उसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक जानी मानी पेंटिंग है बानीथनी पेंटिंग, तो ये कौन से स्कूल से बिलोंग करती है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बूंदी स्कूल, ऑप्शन बी जयपुर स्कूल, ऑप्शन सी कांगड़ा स्कूल या फिर ऑप्शन डी किशनगढ़ स्कूल। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल में मेंशन किया गया है पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। देखो पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं, वहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से आप कह सकते हो कि डिक्लाइन में देखने को मिल रही है। तो हालात इतने ख़राब हो गए कि रिसेंटली यहाँ पर पाकिस्तान की जो सरकारी मीटिंग होती है उसके दौरान इन्होंने कुछ डिस्कशन करने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है। वो अनाउंसमेंट किया है कि वो लगातार यहाँ पर अभी के समय पर दुनिया भर में कवर किया जा रहा है। पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो इनके मार्केट है वो जल्दी बंद कर दिए जाएंगे, लगभग रात में 8:30 बजे तक वो मार्केट्स बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ में रेस्टोरेंट्स जो हैं रात में 10 बजे तक बंद हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा यहाँ पर ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इससे ये बिजली बचा पाएंगे, और बिजली बचा पाएंगे तो इससे यहाँ पर ढेर सारा पैसा ही बचा पाएंगे। तो इसके बेसिस पर पाकिस्तान ने ये अनाउंसमेंट किया है। आप देखोगे कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स जो कि लगातार कल से पब्लिश हो रहे हैं। पाकिस्तान ने ऑर्डर किया है कि जो इनके मॉल होंगे, साथ ही साथ में यहाँ पर और भी जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होंगे, इवन यहाँ पर जो वेडिंग हॉल्स होते हैं वो होंगे, वो सब के सब यहाँ पर जल्दी बंद कर दिए जाएंगे, ताकि यहाँ पे जो पावर है वो सेव की जा सके, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को बचाया जा सके। ये तो आप लोगों ने देखा ही। इसके साथ साथ एक आर्टिकल और बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। इवन आप देखोगे इसका जो वीडियो है ना ये भी काफ़ी वायरल हुआ था। यहाँ पे आपको ये आर्टिकल दिखेगा। इस आर्टिकल में क्या मेंशन किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं वो आज के समय में क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक बैग्स के अंदर, ये आपको प्लास्टिक बैग दिख रहा होगा, इस प्लास्टिक बैग में इन्होंने जो कुकिंग गैस होती है वो स्टोर कर रखी है, यानी कि जो एलपीजी गैस होती है ना वो इन्होंने प्लास्टिक बैग के अंदर भर रखी है। सिलेंडर भी इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान आज के समय पर फेस कर रहा है। ये जो आपने बैग वाला पिक्चर देखा है ना, इस पिक्चर को मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, वो ये ऐसा पिक्चर दिखेगा। और ये वाला पिक्चर आपने ट्विटर पर भी देखा होगा, काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। ये बेसिकली एक वीडियो भी यहाँ पे पूरी तरह से वायरल हो चुकी है। अब वो वीडियो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता हूँ कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से, बट ये पिक्चर मैं आपको डायरेक्टली दिखा रहा हूँ, ठीक है। साथ ही साथ में ये पाकिस्तान का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इनकी जो पूरी की पूरी प्लानिंग है वो प्लान है एनर्जी को बचाना, और मैंने जैसा बोला बिजली को बचाना। और कैसे कैसे यहाँ पर ये लोग काम करने वाले हैं अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि मार्केट को शाम 8:30 बजे तक बंद कर दिया जाएगा, रेस्टोरेंट को शाम 10 बजे तक कवर कर दिया जाएगा। इससे पाकिस्तान 62 बिलियन रुपीज़ के आसपास बचा पाएगा। देन उसके बाद में दूसरा अनाउंसमेंट यहाँ पर किया गया है कि जो इनएफिशिएंट इलेक्ट्रिक फैंस हैं उनका प्रोडक्शन बंद कर दिया जाएगा, यानी कि पंखे बनाने ही बंद कर दिए जाएंगे 1 जुलाई से। इससे भी यहाँ पर ये कुछ रुपया बचा पाएंगे, लगभग यहाँ पर 15 बिलियन के आसपास जो रुपीज़ हैं वो बचा पाएंगे। साथ ही साथ में इन्होंने मेंशन किया है कि जो कैंपेन है वो यहाँ पे लॉन्च करे जाएंगे, ताकि लोगों को समझाया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके बिजली के कंजर्वेशन प्लान के बारे में। देन साथ ही साथ में इन्होंने मेंशन किया जो सरकारी मीटिंग्स होंगी, कैबिनेट मीटिंग्स होंगी, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ है वो हम कम से कम करने वाले हैं। जो बल्ब्स वगैरह पहले यूज़ किए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा लाइट जल रही थी, वो अब यहाँ पर कम कर दी जाएंगी। तो इवन सरकारी मीटिंग्स के अंदर भी यहाँ पर इस एनर्जी के जो यूज़ है इसको यहाँ पर कम करने के लिए बोला गया है। तो ये सारा का सारा यहाँ पर आपको इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में देखने को मिलेगा। लगातार कई सारे आर्टिकल्स कल से ही पब्लिश हो रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर थंबनेल भी इसके बारे में ही लगाया गया है।
चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ फ्रंट पेज पर जो अगला आर्टिकल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी और साथ ही साथ में जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। हुआ क्या है समझते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने 19,744 यानी हिंदी में बोले तो 19,744 करोड़ जो रुपया है ना, ये क्लियर कर दिया है। ये पैसा लगाया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर में, ताकि इंडिया को दुनिया भर में ग्रीन हाइड्रोजन का एक हब बनाया जा सके, एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बनाया जा सके, एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनाया जा सके। इसलिए यहाँ पर यह सारा पैसा सरकार आज के समय पर खर्चेगी ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ना, इस पिक्चर में सारी इन्फॉर्मेशन है। इन्होंने समझाया है कि ग्रीन हाइड्रोजन कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं और अभी के समय पर भारत ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। देखो आपको पता होगा हाइड्रोजन के बारे में रिसेंटली मैंने पढ़ाया था डिटेल से, जब मैंने ग्रीन हाइड्रोजन बताया था, फिर उसके साथ साथ मैंने आपको ब्राउन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ये सारे प्रकार के हाइड्रोजन्स बताए थे। तो आर्टिकल में पहली चीज़ तो यही बताई गई है कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा वेट करो, अभी मैं आपको समझाऊंगा ग्रीन हाइड्रोजन आखिरकार क्या होता है। ठीक है ना, तो वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। लेकिन पता है दिक्कत क्या है, इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसको हम कैसे बनाते हैं, पानी से बनाते हैं, वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करने से हम लोग को यहाँ पर यह हाइड्रोजन मिल जाता है। ठीक बात है, अभी मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगा पूरा। तो होता यहाँ पर यह कि वाटर को ही हम स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो इसमें से हम लोग को हाइड्रोजन मिल जाता है। ठीक है, उसका फिर हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इस इलेक्ट्रोलिसिस को करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइज़र चाहिए होता है। एक इलेक्ट्रोलाइज़र में पानी रखा जाएगा, उस पानी में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करने के बाद में हम लोग यहाँ पर उस पानी को स्प्लिट कर देते हैं, वहाँ से हम लोग को हाइड्रोजन मिलता है। लेकिन एक इलेक्ट्रोलाइज़र तो चाहिए ना। तो इंडिया में प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इन इलेक्ट्रोलाइज़र की ही सबसे बड़ी कमी है। तो पहली प्रॉब्लम हमें यहाँ पर यह देखने को मिलेगी, इसके ऊपर यहाँ पर इंडिया काम करेगा, इसलिए यहाँ पर सरकार ने ये जो पैसा है ये क्लियर कर दिया है। दूसरा जो इशू यहाँ पर इंडिया के अंदर देखने को मिलता है कि बहुत सारी जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आपको देखने को मिलेंगी वो आ चुकी हैं, जो कि व्हीकल्स के अंदर यानी गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल की जा रही हैं। और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो गाड़ियाँ हैं ना, वो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रही हैं, ना कि पेट्रोल डीजल का। तो ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजी आपको अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलेंगी, बट इंडिया के अंदर इस मामले में भी हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाया जाएगा ताकि व्हीकल्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें, स्पेशली ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकें। तो उसके ऊपर भी हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये सारी बातें इस आर्टिकल में मेंशन की गई हैं। तो इतना यहाँ पे समझ लिया, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बढ़ाने के लिए सरकार ने 19,744 करोड़ रुपए क्लियर कर दिए हैं। अब इस आर्टिकल में तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन इसके अलावा करना क्या है, अगर आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ना होगा। सबसे पहले आपको समझना होगा ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि वो चीज़ आपको आर्टिकल में नहीं मिलेंगी। तो करंट अफेयर को अब हम थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट से लिंक करेंगे। चलो समझते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे नीचे की साइड में ये दिखती हुई चलेगी। ठीक है ना, चलो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हम समझते हैं हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन को समझने से भी पहले एक बेसिक समझना होगा कि आखिरकार हाइड्रोजन है क्या। हाइड्रोजन बेसिकली यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एक एलिमेंट है पृथ्वी के ऊपर में, जिसका हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ ऑल्टरनेटिव फ्यूल। यानी कि जो हम लोग पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए, तो इसका एक एज अ ऑल्टरनेटिव हम यहाँ पर हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन एज अ ऑल्टरनेटिव ऑफ फ्यूल यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। बात क्लियर हो गई। अब हाइड्रोजन के भी अलग अलग प्रकार हो चुके हैं। जैसे एक होता है ग्रीन हाइड्रोजन, देन उसके बाद में यहाँ पर एक आता है ब्राउन हाइड्रोजन, देन ग्रे हाइड्रोजन, देन ब्लू हाइड्रोजन। लेकिन हम स्पेशली हमेशा जब बात कर रहे हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनता है, क्या यहाँ पर इसको ग्रीन हाइड्रोजन क्यों बोला जाता है, आओ थोड़ा इसको समझते हैं। आपको पता होगा कि मैंने ये वाला पिक्चर आपको पहले भी दिखा रखा है, नहीं पता है तो अभी यहाँ पर आपको ये बातें भी समझ में आ जाएंगी। देखो होता क्या है कि हम लोग को एक इलेक्ट्रोलाइज़र चाहिए होता है। ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइज़र। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पानी को रखेंगे और इस पानी के अंदर हम लोग इस पानी का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, इस पानी को स्प्लिट कर देंगे, पानी को तोड़ देंगे, दो भागों में बांट देंगे। और पानी को यहाँ पर दो भागों में किस किस में बांटा जाएगा, तो ये H2O है ना, इससे हम लोग O2 और H2 निकाल देंगे। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पर पानी से अलग अलग कर दिया जाएगा। अलग अलग करने के बाद यहाँ पर जो हाइड्रोजन मिलेगा उसका हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। लेकिन आप कहोगे एक मिनट, इस पानी को हम लोगों ने कैसे स्प्लिट किया, हाइड्रोजन मिला कैसे? तो हमने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस किया। और इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए ये इलेक्ट्रोलाइज़र चाहिए, यह आपने समझ लिया है। इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि यहाँ पर बिजली का इस्तेमाल करके हम लोगों ने ये काम किया है।
अब देखो यहाँ पे जब हम लोग एक नॉर्मल बिजली की बात करते हैं तो नॉर्मल बिजली कैसे बनती है। नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोयला यानी कि जो कोयला है, जो कोल है बेसिकली, उसको जलाना पड़ता है, उसके बाद हम लोग को यहाँ पर बिजली मिल पाती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, अगर मैं पूछूं कि एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कि रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होगी। रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर ये होती है कि जिसको हम लोग सूर्य की ऊर्जा से प्रोड्यूस कर रहे हो, या फिर हम लोग आप कह सकते हो जो हवा है उससे प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी कि सन एनर्जी, विंड एनर्जी, ये जो एनर्जीज़ है ना, इसका हम लोग यहाँ पर जब इस्तेमाल करेंगे वो बेसिकली यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में आती है। इनको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, इनको रिन्यूएबल एनर्जी क्यों बोला जाता है? रिन्यूएबल एनर्जी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस बिजली को उत्पादन करने में कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता, कोई भी प्रदूषण नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे आपने सूर्य की एनर्जी इस्तेमाल करके आपने बिजली का उत्पादन कर लिया, तो यहाँ पे कोई पोल्यूशन हुआ नहीं हुआ। लेकिन जो एक नॉर्मल तरीका है, जैसे कोयले को जलाकर बिजली का उत्पादन होता है, तो क्या पोल्यूशन हुआ? बिल्कुल हुआ। वहाँ पे हम ढेर सारा कोयला जला रहे होते हैं तो उससे प्रदूषण हो रहा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है ना इस इलेक्ट्रोलाइज़र में, वो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी की होती है। रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि जहाँ पर प्रदूषण नहीं हो रहा है। तो इसका यहाँ पे अगर हम इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करते हुए वाटर को स्प्लिट कर देंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन में, फिर हाइड्रोजन हम लोग को मिल जाएगा, उसको हम स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे जो कोयले से बनी हुई एनर्जी है, कोयले को जलाकर हम लोगों ने जो बिजली का उत्पादन किया था, अगर हम यहाँ पे वो यूज़ कर रहे होते तो ये ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहलाता, क्योंकि कहीं ना कहीं कोयले से तो कई सारा प्रदूषण हो चुका है ना, इस वजह से वो ग्रीन हाइड्रोजन की कैटेगरी में नहीं आता। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनता है ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। आगे आते हैं। तो ये बातें ना लिखित में भी आपको यहाँ पर मिल चुकी हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। रिन्यूएबल एनर्जी, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये वर्ड छोड़ दिया तो काम खत्म हो गया। रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर विंड एनर्जी जैसी जो एनर्जी है, इसका इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। इससे पोल्यूशन बहुत कम होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ये पानी को स्प्लिट कर देती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और इसका जो बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है ना, इसको जब अलग करते हुए क्या क्या निकलता है, इसमें से वाटर और वाटर वेपर निकलता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। ये आपको ग्रीन हाइड्रोजन समझ में आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर एक और हाइड्रोजन होता है, वो है ब्राउन हाइड्रोजन। अब ब्राउन हाइड्रोजन क्या है? ब्राउन हाइड्रोजन को जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं कोयले का इस्तेमाल करते हैं। तो कोयले से काफ़ी सारा पोल्यूशन हो रहा होता है ना। कोयले की एनर्जी का इस्तेमाल करें तो पोल्यूशन हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर इसको हम ब्राउन हाइड्रोजन बोलते हैं। फिर आता है एक ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन को हम नेचुरल गैस से बनाते हैं। तो नेचुरल गैस से भी क्या होता है, ढेर सारा पोल्यूशन होता है हमारे हवा के अंदर, तो अगेन यहाँ पर इसको ग्रे हाइड्रोजन बोला जाता है। फिर आता है एक ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन को भी हम नेचुरल गैस से बनाते हैं, लेकिन होता यहाँ पर यह है कि जो भी पोल्यूशन यहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर होता है ना, उस पोल्यूशन को, उस कार्बन को यहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है। उस कार्बन का ज़्यादा नुकसान हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर होता नहीं है, यानी उस कार्बन को हम कैप्चर कर लेते हैं, तो वो होता है ब्लू हाइड्रोजन। तो ब्लू हाइड्रोजन भी यहाँ पर एक अच्छा कैटेगरी देखने को मिल जाता है हाइड्रोजन का, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। बात क्लियर हो गई। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हाइड्रोजन का हम यूज़ क्या करते हैं? हाइड्रोजन बेसिकली एक एनर्जी कैरियर का इस्तेमाल करता है। एक एनर्जी सोर्स नहीं है, बट एनर्जी कैरियर का इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी को यहाँ पर ये स्टोर करके रख सकता है। हम इसका अलग अलग जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के समय पर हम इसका बिजली को बनाने में यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ साथ पावर हीट को बनाने में भी यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। हाइड्रोजन के जो यूज़ हैं वो लगातार बढ़ चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कई सारे जो देश हैं वो हाइड्रोजन को यूज़ करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी दुनिया भर में ग्रीन हाइड्रोजन का स्टेटस क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन को अभी यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला नहीं है। दुनिया भर में 1% से भी कम यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाता है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोलाइज़र, और ये इलेक्ट्रोलाइज़र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया के अंदर भी हम ग्रीन हाइड्रोजन को इसलिए नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रोलाइज़र की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, जिसके लिए सरकार अब यहाँ पर काम करने वाली है। ये पैसा इसी के लिए अनाउंस किया गया है, ठीक है। इंडिया के सिनेरियो की अगर हम बात करें तो ये जो हाइड्रोजन है, इसका भारत कितना कंजम्पशन करता है? भारत हर साल लगभग 6 मिलियन टन के आसपास हाइड्रोजन कंज्यूम करता है। इतना हाइड्रोजन हम हर साल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखनी है। अब किस में यूज़ करते हैं? तो ये हाइड्रोजन इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम अमोनिया या मीथेनॉल वगैरह बना सकें अपने इंडस्ट्री के अंदर में। उसके अलावा फर्टिलाइज़र, रिफाइनरीज़ के अंदर भी यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है,
ठीक है। हमारा टारगेट ये है कि देखो हम एक अनुमान लगा कर चल रहे हैं कि 2050 तक जो अभी यहाँ पर हम 6 मिलियन टन का इस्तेमाल कर रहे हैं हाइड्रोजन का, ये 2050 तक 28 मिलियन टन तक बढ़ सकता है। यानी हाइड्रोजन की डिमांड इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है। और अभी के समय पर भारत में जो हाइड्रोजन, खासकर ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा भी है। अब धीरे धीरे जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, धीरे धीरे यहाँ पर इसकी डिमांड बढ़ेगी, जब यूज़ बढ़ने लगेगा तो इसकी कॉस्ट भी यहाँ पर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेगी, वो हम कह सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे बात ये भी बोली जा रही है कि इंडिया के अंदर पोटेंशियल है, भारत के अंदर ये एक ताकत है कि हम लोग एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में। तो हम टारगेट रख रहे हैं कि 2030 तक एक एक्सपोर्टर बनकर आएँ ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में, जिसके लिए सरकार ने अभी यहाँ पर एक काम भी कर दिया है। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है। बाकी फ़ायदे क्या होंगे मैंने आपको बता दिया। ग्रीन हाइड्रोजन का मकसद यही है कि बिना पोल्यूशन के आपको एनर्जी मिल जाए, इससे अच्छी क्या बात है ना। इससे हम लोग कई सारे जो हमने कमिटमेंट्स कर रखे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में या दूसरे एग्रीमेंट्स में, भारत ने जो अपने कमिटमेंट्स कर रखे हैं कि हम 2030 तक यहाँ पे जो पोल्यूशन है उसको कम कर देंगे, 2070 तक नेट ज़ीरो तक हम लोग जाएंगे, तो वो सारे कमिटमेंट्स हम अचीव कर पाएंगे इन्हीं चीज़ों के माध्यम से। ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी होगी। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर अब की बार मेंस में क्वेश्चन पूछने की पूरी पॉसिबिलिटी है। आपको मैं इसके बारे में मेंस आंसर राइटिंग भी करवा चुका हूँ। प्रीलिम्स में अगर कोई भी सवाल आता है तो आप उसको हैंडल कर ही लोगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में ऑलरेडी है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। देन अगले पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, साइड में आपको ये आर्टिकल नजर आएगा। क्या हुआ है, दिल्ली के अंदर में ऑरेंज अलर्ट को यहाँ पर जारी कर दिया गया है। ऑरेंज अलर्ट किस लिए जारी किया गया, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आप देखोगे कल के दिन में दिल्ली के अंदर में जो टेम्परेचर है वो 4.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला गया था, यानी कि ठंड जो है वो ज़बरदस्त तरीके से पड़ती हुई नज़र आ रही है। ठीक है। अब होता यहाँ पर यह है कि इसी चक्कर में, मतलब ये बोला जा रहा है कि दिल्ली में इतनी ठंड पड़ रही है, धर्मशाला, नैनीताल, देहरादून से ज़्यादा ठंड आज के समय पर दिल्ली में पड़ती हुई नज़र आ रही है। और इसी चक्कर में कई सारी जो ट्रेन्स हैं वो अभी के समय पर डिले कर दी गई हैं, देरी से चल रही हैं वो ट्रेन, क्योंकि जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा फॉगी है, बहुत ज़्यादा कोहरा आपको वो देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो आप सोचोगे पढ़ना क्या है इसमें से, यही पढ़ना है कि ये ऑरेंज अलर्ट क्यों बोला जाता है, ऑरेंज अलर्ट आखिरकार क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लेना, क्योंकि मैं आपको बता दूँ यूपीएससी ने साल 2022 में, यानी कि जो पिछले साल का मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था ना, तो जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर ये सारे के सारे जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के कलर कोडेड विंग्स हैं इनके बारे में पूछा था। कलर कोडेड जो वार्निंग्स देता है ना आईएमडी, इसके बारे में यूपीएससी ने पिछले साल मेंस में पूछ लिया था। तो इस वजह से यहाँ पर ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको अगर एक आइडिया होगा तो आप आराम से यहाँ पर इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये जो कलर कोडेड वार्निंग्स हैं ये हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देता है, यानी अलग अलग कलर के हिसाब से वार्निंग दी जाती है, यानी अलग अलग कलर के अलर्ट जारी किए जाते हैं। जैसे सपोज एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे यहाँ पर आप देखोगे 4 प्रकार के कलर अलर्ट होते हैं। एक होता है ग्रीन अलर्ट। अब मान लो यहाँ पर आईएमडी ने किसी पर्टिकुलर एरिया में ग्रीन अलर्ट जारी कर दिया है। ग्रीन अलर्ट का मतलब है ऑल इज़ वेल, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, किसी को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होगा कि जब कोई सुनामी वगैरह आती है, वेदर कोई ख़राब होने लगता है, तब भी यहाँ पर इस प्रकार के जो अलर्ट हैं उस पर्टिकुलर एरिया में दिए जाते हैं। तो ग्रीन अलर्ट का मतलब है सब कुछ ठीक है। येलो अलर्ट का मतलब होता है बी अवेयर। यहाँ पर बिल्कुल देखो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। येलो अलर्ट यहाँ पर मेंशन करता है कि देखो जब कोई वेदर वगैरह ख़राब हो रहा होता है ना, तो ये सजेस्ट करता है कि देखो जो वेदर है वो लगातार चेंज होता जा रहा है, तो उसके बारे में आपको पता हो, सभी लोगों को जानकारी हो, ये चीज़ यहाँ पर ये येलो अलर्ट बोलता है। ठीक है। फिर आता है एक ऑरेंज अलर्ट। ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर इसको हम लोग एम्बर अलर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर क्या है, ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर दिया जाता है जब जो वेदर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जो वेदर है वो एक्सट्रीमली बैड होगा, तब यहाँ पर ये ऑरेंज अलर्ट इशू किया जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसका काम भी लोगों को बेसिकली यहाँ पर कहना है कि भैया तैयार हो जाओ और तैयार रहो बेसिकली इस पर्टिकुलर वेदर से लड़ने के लिए। देन उसके बाद में यहाँ पर एक आता है लास्ट में रेड अलर्ट। रेड अलर्ट के अंदर यहाँ पर ये मेंशन करता है टेक एक्शन, यानी कि हालात अब ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, अब तुरंत यहाँ पर एक एक्शन लेने की आवश्यकता है, तो उसके लिए यहाँ पर रेड अलर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, जब कभी ज़्यादा बारिश हो जाए किसी एरिया में, बाढ़ आने लगे, तो उस समय पर ये जो अलर्ट्स हैं वो जारी किए जाते हैं। बैड वेदर्स के लिए अलर्ट्स को जारी किया जाता है। तो अभी यहाँ पर हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए ठंड की वजह से, इस वजह से यहाँ पर ये ऑरेंज अलर्ट को जारी किया गया ताकि लोग तैयार रहें इस ठंड से लड़ने के लिए। ठीक है। और सिचुएशन ख़राब होती जा रही है, इस वजह से यहाँ पर यह अलर्ट जारी किया गया है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ अगला आर्टिकल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे, और इससे पहला भी जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से आपका लिंक हो जाएगा। ठीक है।
यहाँ पर क्या बात की जा रही है, जो साइलेंट वैली बर्ड स्पीशीज़ है ना, यानी कि जो साइलेंट वैली केरला के अंदर में ये साइलेंट वैली है, वहीं पर आपको साइलेंट वैली नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, ये केरला के अंदर में। ध्यान रखना, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, केरला में है। तो यहाँ पे क्या होता है, पिछले साल दिसंबर के महीने में एक आप कह सकते हो सर्वे किया जाता है, और उस सर्वे के अंदर पता ये चलता है कि जो वहाँ पे चिड़िया की प्रजाति हैं, बर्ड्स की जो स्पीशीज़ हैं, ये लगातार बढ़ गई हैं। इससे पहले जो सर्वे हुआ था वो 30 साल पहले हुआ था, इस वजह से ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले इस नेशनल पार्क में जो सर्वे हुआ था वो 30 साल पहले हुआ था। तो इस वजह से यहाँ पर इस बार जो सर्वे हुआ है, इसमें हमने 30th एनिवर्सरी को भी मनाते हुए देखा है कि जो बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं पिछले 30 सालों में ये बढ़ चुकी हैं। बर्ड्स की स्पीशीज़ बढ़कर यहाँ पर 175 के आसपास पहुँच चुकी हैं, ये बात इस सर्वे के अंदर बताई गई। हालांकि ये सर्वे पिछले साल 2020 में, वैसे 2020 में सर्वे होना था, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया, तो अभी पिछले साल दिसंबर में यानी पिछले ही महीने यहाँ पर ये सर्वे कंडक्ट किया गया था, जिसमें पता चलता है बर्ड्स की प्रजातियाँ पहले 141 हुआ करती थी, यहाँ से बढ़कर टोटल 175 के आसपास यहाँ पे प्रजातियाँ हो चुकी हैं। नई नई प्रजातियाँ यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। जो नई नई प्रजातियाँ हैं उनमें कौन कौन सी बर्ड्स यहाँ पर पाई जा रही हैं, तो नई नई प्रजातियों में ब्राउन वुड आउल हो गया, बैंडेड बे कुकू हो गया, देन उसके बाद में मालाबार वुड स्ट्राइक, देन वाइट थ्रोट किंगफिशर, देन इंडियन नाइट जार, देन जंगल नाइट जार, देन लार्ज कुकू शायर। तो इस लार्ज कुकू श्राइक, तो ये इस प्रकार की जो यहाँ पर नई नई स्पीशीज़ है वो यहाँ पर एडअप हो चुकी हैं, और टोटल मिलाकर अब 175 स्पीशीज़ यहाँ पर हो चुकी हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है। हाँ बिल्कुल इतनी सी कहानी है, लेकिन आर्टिकल से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइलेंट वैली के बारे में, साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली बन जाते हैं। प्लस इन बर्ड्स का थोड़ा थोड़ा नाम का आइडिया रखना है, थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना है। कहोगे बर्ड्स का नाम का आइडिया कैसे रख सकते हैं, देखो यार रखना पड़ेगा। यहाँ पर भी कुछ नाम दिए गए हैं बर्ड्स के बारे में, कुछ नई नई प्रकार की बर्ड्स के बारे में। आइडिया इसलिए रखना है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। खैर ये तो थोड़े आसान से, ये तो आपको पता चल ही रहा है कि हाँ ये सारी सारी बर्ड्स की प्रजातियाँ हैं, कुकू वगैरह यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे तो आप पता ही लगा सकते हो कि हाँ ये बर्ड्स की प्रजातियाँ हैं। लेकिन यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था 2020 में। सवाल यहाँ पर पूछा था किस चीज़ को लेकर, आपको कुछ नाम दिए गए थे, सेलन फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चेंड मिनेवेट, वाइट थ्रोट रेड स्टार्ट, ये करके नाम दिए गए थे, और आपसे पूछा गया ये क्या हैं। तो बर्ड्स हैं, प्राइमेट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियन है। तो वैसे यहाँ पर ये सब भी चिड़ियों का नाम है, बर्ड्स का नाम है। तो उस समय पर ये सारी बर्ड्स न्यूज़ में थी, ठीक है ना। तो ये सवाल बन जाता है इस प्रकार से। हालांकि यहाँ से नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है, आराम से आप देखोगे कुकू वगैरह वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है, तो आपको पता ही है कि ये जो बर्ड है, ठीक है ना। लेकिन मैं इसी वजह से बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया रखोगे तो कुछ भी यहाँ पर देखो आसान या भारी नहीं होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आराम से हैंडल की जा सकती हैं अगर कोई आसान क्वेश्चन भी आता है। काफ़ी बार काफ़ी सारे आसान क्वेश्चंस भी यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। पहली चीज़ ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में और साइलेंट वैली के बारे में, यानी इसका स्टैटिक पोर्शन, जहाँ से सवाल डेफिनेटली बनता हुआ नजर आता है। हर साल नेशनल पार्क है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको लेकर हर साल एक नए क्वेश्चन जो है बनता हुआ नजर आता है, ये आपने देखा होगा प्रीलिम्स के अंदर में। साइलेंट वैली के बारे में बात करते हैं। ये जो साइलेंट वैली रीजन है ना, ये कहाँ पर है, केरला में आपको ये देखने को मिलेगा। 1914 में जो साइलेंट वैली के जंगल हैं इनको एक रिजर्व फॉरेस्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर सेव साइलेंट वैली करके एक मूवमेंट भी चलाया गया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1970 में कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाए जा रहे थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, जहाँ पर इसके अगेंस्ट में काफ़ी सारे लोग खड़े हुए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लगने नहीं दिया, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर बाद में जो ये मूवमेंट चला था ना, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, इसने यहाँ पर उस प्रोजेक्ट को कैंसिल करवा दिया था। इस वजह से भी साइलेंट वैली काफ़ी न्यूज़ में रहता है। साथ ही साथ में साइलेंट वैली को एक नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था 1984 में। तो आपसे पूछा जाए साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, केरला में है, तो आप कहोगे ये पूछा जाएगा क्या केरला में है, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप प्रीवियस ईयर के पिछले 15 सालों के पेपर देखोगे तो ज़्यादातर लोकेशन ही पूछी गई है नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। देन उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे ये जो पार्क है ना, ये कहाँ पर स्थित है, नीलगिरी हिल्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। जो खासकर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बिल्कुल मेन एरिया के अंदर ये स्थित देखने को मिल जाता है हमारा साइलेंट वैली नेशनल पार्क। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, लायन, उसके बाद में आप कह सकते हो लायन टेल्ड मैक्यूस पाए जाते हैं, उसके बाद में और कई सारे प्रकार के जानवर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है रिवर कुंथी। जो रिवर कुंथी है ना, ये नीलगिरी हिल से बहती हुई निकलती है और उसके बाद में यहाँ पर इस वैली से गुजर कर जाती है। तो यहाँ पर रिवर कुंथी के बारे में भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। अब मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखा देता हूँ, मैप में भी देख लोगे तो एक चीज़ अच्छे से और क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको दोस्तों ये मैप दिख रहा होगा, यहाँ पर बेसिकली ये केरला का पोर्शन है,
ये जो स्टेट है ना, जो डार्क ग्रे कलर में, ये पूरा का पूरा केरला का स्टेट है। यहाँ पर केरला के अंदर कहाँ कहाँ पर जो इनका फॉरेस्ट एरिया है, कौन कौन से प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क हैं, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपको केरला में यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इस पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई ना। चलो आगे आते हैं ना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना यार। एक छोटा सा टारगेट होता है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप पूरा कर सकते हो और एक सपोर्ट कर सकते हो। और अभी आप जितने भी लोग सुन रहे हो यहाँ तक आ चुके हो, तो अगर आप एक एक लाइक मारोगे तो ये टारगेट पूरा हो जाएगा। तो फटाफट इतना काम कर देना। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको यहाँ पर ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और रहती है आप सभी लोगों से कि जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं प्लीज़ उनको अटेम्प्ट किया करो। जैसे स्टार्टिंग मैंने सोमालिया को बोला है कि मैप में जाकर देखना, तो ज़रूर देखना है क्योंकि ये न्यूज़ में है। उसके साथ साथ प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उसका उत्तर भी दो। इससे क्या होता है कि लगातार एंगेजमेंट बना रहता है आपका और मेरा कमेंट्स के अंदर में। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर कमेंट्स के अंदर आंसर देते रहते हैं। पता चलता रहता है कौन कौन यहाँ पर लंबे समय से जो है ना मेरे साथ में जुड़ा हुआ है और रेगुलर बेसिस पर वीडियोज़ को देख रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। एक और छोटी सी बात है, फिर उसके बाद हम अपने डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो यार, मॉर्निंग में आपका रोज़ाना एक वीडियो हो रहा है अपलोड इंडियन एक्सप्रेस का, प्लीज़ आप जाकर उसको ज़रूर से देखा करो, आपको वो बहुत हेल्प करेगा। और मॉर्निंग में शेड्यूल बना लो 5 बजे के आसपास का, क्योंकि 5 बजे आपको वो वीडियो मिल जाता है। फिर उसके बाद में 5 बजे के बाद 8:30 बजे तक आपको ये द हिंदू का वीडियो मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आज सुबह जब ये वीडियो चल रहा था, प्राइमियर किया गया है, तो यहाँ पर लगभग 515 के आसपास जो लोग हैं वो देख रहे थे। जो बेसिकली हाईएस्ट जो लोग पहुँच गए थे वो 538 के आसपास पहुँच गए थे। एक बच्चे ने यहाँ पर इसके बारे में शेयर भी किया था। ठीक है ना। तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो सुबह सुबह उठकर इन वीडियोस को देख रहे हैं। आप भी जाकर यहाँ पर अपना अच्छा सा शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल बनाने के बाद में मॉर्निंग के अंदर स्टार्ट करो पूरे एनर्जी के साथ में। साथ ही साथ में रात तक बिल्कुल थक जाओगे, जल्दी नींद लो, जल्दी यहाँ पर सो जाओ। फिर पूरी नींद लेने के बाद में 6-7 घंटे की नींद लेने के बाद में आराम से यहाँ पर अगले दिन एनर्जी के साथ में वापस से लगे रहो। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अपना शेड्यूल को सेट कर चुके हैं। आप भी यहाँ पर अपने शेड्यूल को मेंटेन करो। बेसिकली यहाँ पर मेरा कहना है आप अपना शेड्यूल ज़रूर बना लेना। ठीक है, चलो आगे आते हैं ना। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, इसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन है। एसिड अटैक के बारे में चर्चा की जा रही है। एसिड अटैक को लेकर क्या क्या कानून है भारत के अंदर, ये सारी बातें मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। आपको पता होगा रिसेंटली दिल्ली के अंदर भी एक एसिड अटैक का केस निकल कर आया था, जहाँ पर एक लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया गया था। ठीक है ना। हुआ क्या था कि जिस लड़के ने फेंका था उसने फ्लिपकार्ट से उस एसिड को मंगाया था। कहाँ से? फ्लिपकार्ट से। तो ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है यहाँ से मंगाया था। तो फ्लिपकार्ट के ऊपर यहाँ पे कार्रवाई चल रही थी। जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ना, वो फ्लिपकार्ट से लगातार पूछताछ कर रहा था कि आपने एसिड बेचा कैसे, क्योंकि इतना आसान एसिड बेचना है नहीं। तो समझाऊंगा कि कौन कौन बेच सकता है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये आपको पता भी होने चाहिए। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर इंटरव्यू के एस्पेक्ट से भी यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये बोला गया कि जो एसिड अटैक्स हो रहे हैं पिछले कुछ सालों में, एसिड अटैक्स बढ़ते हुए नजर आए हैं। लेकिन जो कॉन्विक्शन रेट है, यानी कि ये जो अटैक्स है ये तो बड़े हैं, लेकिन लोग कितने मुजरिम साबित हुए हैं ये बहुत कम रेट है। मुजरिम बहुत कम लोग साबित हो पा रहे हैं और एसिड अटैक के केसेस इंक्रीज होते हुए नजर आए। और इसमें यहाँ पर जो भी विक्टिम्स हैं जिसके ऊपर एसिड फेंका गया है, जो इस व्यक्ति जो भी बेसिकली इस अटैक को सफ़र कर रहा है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो उसको यहाँ पे प्रॉपर्ली न्याय नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए जो लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि हमारे पास में रूल्स एंड रेगुलेशंस तो कई सारे हैं, लेकिन वो सही से लागू नहीं हो पा रहे हैं, इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पर इसी के बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस न्यूज़ आर्टिकल्स को आप देख ही रहे हो। इसके साथ साथ मैं बेहद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, जो कि स्क्रीन पर नीचे दिख रही होगी। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो इसको अपने पास में नोट्स में इंक्लूड ज़रूर कर लेना, आपको मेंस में बहुत हेल्प करेगा। पॉसिबिलिटी है कि मेंस के अंदर यहाँ पर सवाल पूछा जाए। ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एसिड अटैक का एक डेटा, एक स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूँ। तो वो जो डेटा है वो है ये वाला। तो केसेस जो हैं एसिड अटैक के इंडिया के अंदर वो किस प्रकार से देखने को मिले हैं, आप ऐसा कह सकते हो। 2017 में सबसे ज़्यादा केसेस थे, 2018 में फिर यहाँ पर कुछ केसेस निकल कर आए, 2019 में केसेस फिर बढ़ गए थे, फिर 2020 में, फिर 2021 के अंदर यहाँ पर केसेस कम हो गए थे। ठीक है, ये आपने देखा। प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं कि केसेस कैसे कैसे निकल कर आ रहे हैं। आप देखोगे जो टोटल केसेस हैं ट्रायल के लिए, ये 2017 में 400 के आसपास हैं और 2021 में 600 के आसपास हैं, जिसमें से कई सारे लोग जो है ना निर्दोष साबित हो गए। और इसमें से कितने लोग मुजरिम साबित हुए हैं? केवल और केवल 3 लोग यहाँ पर मुजरिम साबित हुए हैं 2021 में।
2017 में केवल 14 लोग, मतलब 400 में से 14 लोग, फिर अगेन 400 में से 17 लोग। यहाँ पे जो है केसेस तो बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं, लेकिन मुजरिम काफ़ी कम लोग साबित हो पा रहे हैं। कॉन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा कम है इस पर्टिकुलर मामले में, ये भी यहाँ पर बताया गया है, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं जो विक्टिम से जो पीड़ित हैं उनके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक ये बन जाता है। आगे बताता हूँ। अब हमारे पास में एक एनालिसिस आता है। ये एनालिसिस कौन देता है? ये देता है एनसीआरबी, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसके डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो साल 2021 में 14 केसेस निकल कर आए थे एसिड अटैक के, और पूरे मतलब 14 केसेस एसिड अटैक के हर महीने निकल कर आ रहे थे। 2021 में हर महीने इस प्रकार के 14 केसेस निकल कर आए हैं। हालांकि यहाँ पर पिछले कुछ सालों में केसेस जो हैं वो यहाँ पर कम हुए हैं, लेकिन ट्रायल भी इंक्रीज़ हुआ है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो कॉन्विक्शन रेट है यह लगातार कम होता हुआ नजर आया है। जो भी केसेस निकल कर आए उसमें लोग जो है ना मुजरिम कम साबित होते हुए नजर आए हैं, ये बताया गया है। जो कॉन्विक्शन रेट है यह बिल्कुल लो लेवल पर है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है ना। अब आगे आते हैं। साल 2021 में आप देखोगे ना तो केवल और केवल 3 ऐसे ही केसेस निकल कर आए जहाँ पे मुजरिम साबित हुआ इंसान, है ना। यानी कि जितने भी एसिड अटैक के केसेस हुए हैं 2021 में, उन केसेस में से केवल और केवल 3 लोग मुजरिम साबित हुए और 11 लोगों को यहाँ पर छोड़ भी दिया गया। तो ये कुछ डेटा है जो कि एसिड अटैक को लेकर यहाँ पर मेंशन करता है। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो पॉइंट बताने वाला हूँ ये थोड़ा काम का है। इंडिया के अंदर में ये एसिड अटैक को कंट्रोल करने के लिए हमने किस किस प्रकार के जो रेगुलेशंस हैं वो चला रखे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पहला जो हमने स्टेप उठा रखा है वो है ओवर द काउंटर सेल इज बैंड इन इंडिया, यानी कि एसिड अटैक का जो मतलब बिक्री है दुकानों के ऊपर, ये पूरी तरह से बैंड है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2013 के अंदर ही बैन कर दिया था, ठीक है ना। यहाँ पे बोला था कि अगर दुकान वालों को बेचना भी है तो उनको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर उनको अपना खुद का एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। वहाँ पे सारी रिकॉर्ड्स रखने होंगे कि आपने कौन सा एसिड बेचा है, किसको बेचा है, कौन से व्यक्ति को बेचा है ना, कितनी क्वांटिटी में बेचा है, वो सारा का सारा आपको डेटा रखना होगा। ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोल चुका था, ठीक है। तो एक पर्सन को जिसको भी बेचा है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास में रखनी होगी। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जो केस हुआ था उसके बाद यहाँ पर बताया था। नहीं तो फिर अगर कोई ये काम नहीं करेगा तो वो एसिड को नहीं बेच सकता। दूसरा यहाँ पे कदम उठाया गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ शॉप्स, यानी कि दुकानों से ये बोल दिया गया है कि आपने आपको, यानी जितनी भी दुकानें हैं ना, इनको रजिस्टर करवाना होगा पॉइजन एक्ट 1919 के अंदर में। तो दुकानें अगर पॉइजन एक्ट 1999 के 1919 में अगर यहाँ पर रजिस्टर करवाती हैं ना, तभी यहाँ पर वो दुकानें एसिड्स को बेच पाएंगी। लेकिन उसमें भी यहाँ पर जब भी किसी व्यक्ति को एसिड बेचेगी वो दुकान, तो क्या करना होगा, उस व्यक्ति का जो आईडी कार्ड है वो यहाँ पे रखना होगा, और साथ ही साथ में एक ठोस रीज़न यहाँ पे उस व्यक्ति से मांगना होगा कि आखिरकार वो इस एसिड को क्यों परचेज़ कर रहा है। और 18 साल से कम उम्र वाले व्यक्तियों को एसिड तब भी नहीं बेचा जाएगा, चाहे वो दुकान पॉइजन एक्ट 1919 में रजिस्टर हो या ना हो, ठीक है। बात क्लियर हो गई। ये दूसरा कदम उठा रखा है। और अगर यहाँ पर कोई भी अगर इसका वॉयलेशन करता है, यानी कोई भी यहाँ पर दुकान इस एक्ट के अंदर रजिस्टर ना होकर कोई ऐसा काम करती है, तो उसके ऊपर 50,000 रुपये का फ़ाइन तक पे किया जा सकता है, और 50,000 रुपये का फ़ाइन उसके ऊपर लगाया जा सकता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में आप देखोगे कि इंडिया के अंदर में लॉज तो बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि इन लॉज को सही से लागू नहीं किया जा रहा है, सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा कि हम किस प्रकार से रोक लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी फ्लिपकार्ट के अंदर वो एसिड मिला ना, जिसका इस्तेमाल करके उस व्यक्ति ने दिल्ली के अंदर वो जो है लड़की जिसके ऊपर एसिड यहाँ पर फेंक दिया था, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर मेंशन की जा रही है। तो इंडिया के अंदर में कोई भी बेसिकली अभी कोई सेपरेट लॉ नहीं देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर मामले को डील करने के लिए, कोई अलग से यहाँ पर लॉ नहीं है। लेकिन बाद में यहाँ पर क्या हुआ, इसके जब केसेस बढ़ते हुए नजर आए तो हमने सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 को लेकर आया गया। तो 2013 के अंदर क्रिमिनल लॉ के अंदर संशोधन किया गया, और इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर में ये बोला गया जो सेक्शन 320, सेक्शन 322, सेक्शन 325, 326 और 307 होंगे आईपीसी के ना, इसके अंदर एसिड अटैक वाले जो अपराध होंगे इसको रजिस्टर किया जा सकता है। ये जो सेक्शन है किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, ग्रेवियस हर्ट के बारे में, यानी कि कोई व्यक्ति यहाँ पर आप कह सकते हो किसी व्यक्ति को चोट पहुँचा रहा हो, चोट पहुँचाने की कोशिश करता है या फिर चोट पहुँचा देता है, तो वो सारे के सारे जो केसेस हैं वो सब यहाँ पर एसिड अटैक वाले केसेस भी अगर होंगे तो वो सब इन सेक्शंस के अंदर रजिस्टर किए जाएंगे। ये बात हम लेकर आ जाते हैं। तो आज के समय पर एसिड अटैक के जो केसेस हैं उसको लेकर 2013 से तो पहले कोई कानून नहीं हुआ करता था, बट 2013 के बाद में आईपीसी के जो ये सेक्शंस हैं ये यहाँ पर एसिड अटैक के केसेस को डील करते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक केस भी गया था। उस हाई कोर्ट के अंदर यहाँ पर ये जो केस गया था इसमें भी अगेन ये बोला गया कि मान लो यहाँ पर किसी व्यक्ति ने
किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर एसिड अटैक करने की कोशिश की है ना, उसको गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति बच चुका है, उसके लक है कि वो व्यक्ति बच चुका है, उसको यहाँ पर कोई असर नहीं हुआ है, मतलब कोई भी यहाँ पर उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा है उसका। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि अगर एक व्यक्ति जो बच चुका है ना, तो वो व्यक्ति तब भी यहाँ पर उस जिस व्यक्ति ने एसिड अटैक किया था ना, उसके खिलाफ यहाँ पर अपना जो केस है वो कर सकता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बोल चुका है। हालांकि यहाँ पर वो उसके ऊपर एसिड अटैक ना हो पाया हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो उसके ऊपर जो एसिड अटैक कर रहा था उसके ऊपर केस दर्ज कर सकता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं। फिर उसके बाद में यहीं पर एक और चीज़ देखने को मिल जाती है, वो यह है कि जो एसिड अटैक से विक्टिम है, एसिड अटैक से जो पीड़ित लोग हैं जिनके ऊपर ये अटैक हुआ है, उनको यहाँ पे कुछ रिलीफ देने के बारे में हम चर्चा करते हैं। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जितने भी एसिड अटैक के विक्टिम्स हैं इनको फ्री मेडिकल केयर देना चाहिए, साथ ही साथ में इनको 3 लाख रुपए का मिनिमम कंपनसेशन भी देना चाहिए। उसके साथ साथ आप देखोगे सेक्शन 326A जो है ना, ये भी ये बोलता है कि अगर यहाँ पर कोई जो व्यक्ति है जो कि एसिड अटैक यहाँ पर करता है, इस प्रकार का जो अटैक करता है, तो उसको मिनिमम 10 साल की तो जेल होगी ही होगी, साथ ही साथ में यहाँ पर उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा 10 लाख रुपए तक का, और वो फाइन जो है ना वो विक्टिम को दिया जाएगा जिसके ऊपर इसने अटैक किया है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये बात क्लियर हो चुकी होगी। तो ये सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को तो मिलेंगे, बट यहाँ पर इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, और इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते तो यहाँ पर कोई पनिशमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। क्राइम हो रहा है लगातार, लेकिन कोई पनिशमेंट नहीं मिल पा रही है क्योंकि कॉन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा कम है। हम इसी से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़्यादातर जो एसिड अटैक के केसेस हैं वो यहाँ पर आपको गाँव वाले एरियाज़ के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है ना, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी है कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंस के लिए, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर एक और छोटा सा आर्टिकल ये दिया गया है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है। देखो पहली बात क्या हुआ कि रिसेंटली हमारे एस जयशंकर साहब ऑस्ट्रिया के अंदर गए थे, तो ऑस्ट्रिया में जो डाई प्रेस न्यूज़पेपर है, इन्होंने यहाँ पर एस जयशंकर साहब का एक इंटरव्यू लिया। कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कि इंडिया यहाँ पर रशिया को सपोर्ट कर रहा है, कई सारी बातें पूछी। सबका बहुत करारा जवाब दिया है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने, एस जयशंकर साहब ने सबका जवाब बहुत करारा दिया। साथ ही साथ में यहाँ पर जिक्र किया गया ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के बारे में। तो ध्यान रखना, जो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट है ना, ये एक ऐसा प्लांट है जो कि यूक्रेन के अंदर आपको स्थित देखने को मिलेगा। तो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने पिछले कुछ समय पर इस रशिया यूक्रेन के वॉर में कोशिश ये की है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को हम डिफ्यूज़ कर सकें। देखो हुआ यहाँ पर यह कि जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो इसमें रशिया लगातार यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा था, और कुछ अटैक यहाँ पर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के आसपास भी हुए हैं। तो अगर यहाँ पर गलती से भी ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर अटैक होता तो ये प्लांट विस्फोट हो सकता था, इससे एक और बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता था। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है ना, एक बहुत बड़ा डिजास्टर यहाँ पर क्रिएट हो सकता था, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अगर ज़रा सा विस्फोट हुआ तो ये बहुतों को लेकर डूबेगा, और कई सालों तक इसका असर ऐसा ही देखने को मिलेगा, है ना। वो ज़मीन बंजर बन जाएगी जहाँ पे इस प्रकार का विस्फोट हो जाएगा। तो हमने कोशिश की है कि हम लोग इस प्लांट को डिफ्यूज़ करके रखें। इस वजह से हम लोगों ने मॉस्को और साथ ही साथ में यूक्रेन के बीच में एक डील भी करवाई थी, ग्रीन डील। हमने कई बार कोशिश करी है कि इस मामले को सुलझाया जा सके। ठीक है ना, वो बात यहाँ पर जो हमारे एस जयशंकर साहब है वो ये बोलते हैं। तो आपने करना क्या है, बस खाली इतना ध्यान रखना, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर है, यूक्रेन के अंदर में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। आपसे डायरेक्टली सवाल बन सकता है। बाकी अगर आप लोग मैप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा यूक्रेन का मैप, और ये रहा ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, यहाँ पर इसकी लोकेशन। ठीक है ना, और इसके बारे में देखोगे कई सारे आर्टिकल्स पहले पब्लिश हुए थे। कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स जो है ना मैंने सेव करके रख ली थी, वो आज यहाँ पे काम में आ रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो पढ़ा हुआ है वो काम में आता रहता है, तो आज यहाँ पर एक काम में आ रही है। देखो ज़ैपोरिज़िया जो है ना, ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अंदर 6 वाटर कूल रिएक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे यूरेनियम 235 देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो यूरोप का आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, तो वो भी यहाँ पर ये ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट ही है, जो कि यूक्रेन में है। क्लियर हो गई बात। चलो आगे आते हैं, नवाते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। आज के कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, काफ़ी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, फटाफट पहले उसको देखेंगे। मेंस का क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यूपीएससी ने साल 2018 में पूछा था, तो मतलब आज का क्वेश्चन सभी को अटेम्प्ट करना है। आज का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, मतलब यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का मेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। क्वेश्चन क्या है, इंडिया और इजराइल के रिलेशंस को लेकर। आपको पता
देखा होगा मैंने कल और परसों लगातार 2 दिन इंडिया इजराइल के रिलेशंस आपके साथ में डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। परसों डिस्कस किया था इंडिया इजराइल के संबंध के बारे में, जब मैंने इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पे सवाल क्या बनता है, सवाल ये बनता है कि इजराइल के साथ में भारत के जो संबंध हैं ये हाल ही में बहुत ज़्यादा गहराई में पहुँच चुके हैं, इतने ज़्यादा गहरे हो चुके हैं कि अब वो वापस से नहीं लाए जा सकते, इतने ज़्यादा मजबूत संबंध हो चुके हैं। तो इसके ऊपर आपके क्या कहना है, आपको बताना है। तो मतलब आप देखोगे जो इंडिया इजराइल रिलेशंस को लेकर जो मैंने पूरा का पूरा आपको फॉर्मेट तैयार करके प्रोवाइड करवा रखा है ना, वही उठाकर डायरेक्टली यहाँ पर लिख देना है। कभी कभी ऐसा भी होता है, इस वजह से जो भी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ लंबे लंबे थोड़े से मिल जाते हैं आर्टिकल, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसको एज इट इज़ चेप सकते हो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो, ठीक है ना। तो इंडिया इजराइल के रिलेशंस में आप वो सारी की सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो, डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में, उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कैसे कैसे हमारे रिलेशंस एस्टेब्लिश होते नजर आए, कैसे कैसे इंडिया ने इजराइल को रिकग्नाइज़ किया है, वो चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको समझाई हैं। फिलहाल आप यहाँ पे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो, इसका आंसर आपको 250 शब्दों में लिखना है, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन मेन्स आंसर राइटिंग, आपको फुल फॉर्म लिखनी है। आपको मेरा चैनल मिलेगा, लगभग 44,000 के आसपास लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं जो कि डेली बेसिस पर आंसर्स को लिख रहे हैं। एक काम छोटा सा और करना है, जब भी आप आंसर्स लिखोगे, आंसर्स लिखने के साथ साथ में एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग एक दूसरे के कम से कम 2 आंसर तो रिव्यू कर सकते हो ना, कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट लगेगा, 2 आंसर्स को रिव्यू कर सकते हो, तो उससे काफ़ी सारे फायदे होंगे आपको भी, सामने वाले को भी। आपको क्या फ़ायदा होगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे अपने नोट्स में लगाने के लिए जो आपने नहीं सोचे थे। इससे आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी और ज़्यादा एक्सपैंड होगी, पढ़ पढ़ के ही सोच बढ़ेगी, तो वो सभी के साथ में होता है। साथ ही साथ में यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर सामने वाले के आंसर में कोई मिस्टेक्स हैं तो उनके बारे में उनको बता सकते हो कि हाँ यहाँ पर आपको एक सुधार की आवश्यकता है, आप यहाँ पर थोड़ा ग्रो कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो ग्रुप चल रहा है, आप भी जाकर उसके अंदर पार्टिसिपेट ज़रूर से करो। चलो आते हैं हम लोग अपने पर्टिकुलर एडिटोरियल की तरफ। तो आज यहाँ पे 3-4 एडिटोरियल हैं, ज़बरदस्त हैं, डिस्कस करेंगे डिटेल से। कुछ टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के आर्टिकल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इनका डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है ना। तो यहीं से चलो शुरुआत कर लेते हैं। जो सबसे पहला आज का हमारा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का आर्टिकल है, ये बात करता है जलीकट्टू के बारे में। आपको पता होगा जलीकट्टू का टॉपिक पिछले 3-4 दिनों से लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। इवन यहाँ पर आप देखोगे पिछले साल जनवरी से ही न्यूज़ में बना हुआ है, हर साल जनवरी में ये न्यूज़ में आ जाता है, क्योंकि ये महीना वही है यहाँ पे जब जलीकट्टू स्पोर्ट को परफॉर्म किया जाता है। यानी ये जो स्पोर्ट है ये अब खेला जाएगा तमिलनाडु के अंदर में, इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में रहता है। तो यहाँ पे हेडिंग आपको क्या दिख रही है, जलीकट्टू एक कल्चरल प्रैक्टिस है या क्रूएल्टी है, क्योंकि यहाँ पर एक लंबे समय से केस चल रहा है। तमिलनाडु की सरकार बोलती है कि देखो ये हमारा कल्चरल प्रैक्टिस है, हमारा ट्रेडिशन है, हम लंबे समय से इसको फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, हमारी ये संस्कृति है, हम इसको आगे फॉलो करेंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू के ऊपर बैन लगा दिया है, इस पर्टिकुलर स्पोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इससे एनिमल के ऊपर, जो जानवर है उसके ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहा है। तो हमारे पास में अत्याचार को रोकने के लिए कई सारे एक्ट हैं, उसका यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हमें ये नहीं प्ले करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बैन लगा दिया। तो ये कंट्रोवर्सी लंबे समय से चल रही है, तमिलनाडु लगातार यहाँ पर इस पर्टिकुलर मामले को लड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट से बोल रहा है कि देखो इसके ऊपर जो बैन लगाया है उसको हटाया जाए। ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल भी रहा है, आने वाले समय पर इस पर्टिकुलर केस को लेकर एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट, एक बहुत बड़ा यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का आने वाला भी है। तो जब आएगा तब हम लोग यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देता हूँ जलीकट्टू के बारे में। देखो बहुत ध्यान से सुनना, आपसे डायरेक्टली सवाल पूछा जाएगा, यूपीएससी पहले पूछ चुका है, कैसे सवाल पूछा था वो भी मैं आपको समझाऊंगा। वैसे इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को आप लिंक कहाँ से कर पाओगे, जीएस पेपर नंबर 1 से यहाँ पर इसको लिंक किया जा सकता है, ठीक है। चलो जलीकट्टू की अगर हम लोग बात करें तो ये एक ट्रेडिशन है जो कि बहुत पुराना है, लगभग 2000 सालों से यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्पोर्ट को प्ले किया जा रहा है, इस पर्टिकुलर इवेंट को यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। एक खेल है जिसमें क्या होता है कि जो एक सांड होता है ना, इसको यहाँ पर छोड़ा जाता है और इस सांड को फिर बाकी सारे लोग इसको पकड़ते हैं, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इस स्पोर्ट के अंदर क्या होता है कि जो बुल है उसको कंट्रोल करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। हालांकि यहाँ पे बोला जाता है कि एक वायलेंट स्पोर्ट है, एक वायलेंट स्पोर्ट है, यानी कि यहाँ पर हिंसा काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो लगातार बुल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर वो कंट्रोल कर पाते हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो उस बुल का, उस बैल का जो ओनर होगा ना, वही यहाँ पर जीत जाता है इस प्राइज़ को, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर जलीकट्टू के अंदर परफॉर्मेंस किया जाता है। बाकी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो स्पोर्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर खेला जाता है। तमिलनाडु के अंदर कहाँ कहाँ पर खेला जाता है, तमिलनाडु के अंदर में कुछ एरियाज़ जैसे कि मदुरई हो गया, तिरुचिरापल्ली हो गया, देन थेनी, फिर उसके बाद पुदुकोताई, देन दिंडुगुल,
ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसको हम लोग जलीकट्टू बेल्ट भी बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाए जलीकट्टू बेल्ट तो ध्यान रखना ये जलीकट्टू बेल्ट ये कहलाती है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पर ये गेम खेला जाता है। अब ये गेम कब खेला जाता है इसको समझते हैं। ये सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी के सेकेंड वीक में। तो अभी हम जनवरी में ही हैं, है ना। पिछले साल जनवरी में थे तब भी ये न्यूज़ में था, तो जनवरी में हर जनवरी में न्यूज़ में आ जाता है। तो इस बार जनवरी के सेकेंड वीक में दूसरे सप्ताह में यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कब ये समय कौन सा होता है? तमिलनाडु तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, यानी कि यहाँ पे फसल की कटाइयाँ होती हैं। इसको हम लोग पोंगल भी बोलते हैं, पोंगल फेस्टिवल। पोंगल फेस्टिवल के दौरान यहाँ पे जल्लीकट्टू को प्ले किया जाता है, ठीक है ना। पोंगल भी 15 को है और पोंगल के दिन यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है वो भी नहीं आता है, मुझे याद है ठीक है ना। आगे आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जल्लीकट्टू के इम्पोर्टेंस के बारे में, जो कि इसका महत्व है तमिल कल्चर के अंदर में। देखो, मैंने जैसा बोला कि एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, लंबे समय से यहाँ पर इसको प्ले कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर स्पोर्ट के दौरान जो अलग अलग जो यहाँ पर बैल की सांड की जो ब्रीड्स होती हैं वो पाली भी जाती हैं। अलग अलग प्रकार की ब्रीड्स का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तमिलनाडु का इनफैक्ट यहाँ पर कहना भी है कि हम लोग इन ब्रीड्स को बचा रहे हैं, इन ब्रीड्स को प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं, नहीं तो फिर इन ब्रीड्स का कहीं ना कहीं यहाँ पर मीट की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है ना। तो ये बात यहाँ पर तमिलनाडु मेंशन भी करता है। उसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपकी बार सवाल बनने के चांसेस हैं। मैं कुछ वर्ड बोलने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनना। कंगायम, पुलिकुलम, फिर उसके बाद में ओम्बलाचेरी, देन बारगुर, देन मलई माड़ू। ये नाम यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। ये नाम किस चीज़ के हैं? ये यहाँ पर कुछ पॉपुलर नेटिव कैटल ब्रीड्स हैं, यानी यहाँ पर इन बुल की ही कुछ ब्रीड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी तमिलनाडु की, और इन ब्रीड्स का ही इस्तेमाल किया जाता है जल्लीकट्टू के अंदर। तो आपसे कैसे सवाल बन सकता है? ये जो नाम है ये ऑप्शन के अंदर दे दिए जाएंगे और नीचे आपसे पूछा जाएगा ये कौन से जानवर की ब्रीड्स हैं, कैटल ब्रीड्स हैं या कौन सी ब्रीड्स हैं, आपसे सवाल बन सकता है, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रीमियम टाइप की ब्रीड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं तमिलनाडु की। ध्यान रखना, जैसे अभी मैंने बर्ड वाला क्वेश्चन दिखाया था ना, बर्ड्स के कुछ नाम दे दिए थे और पूछा गया था ये क्या है, तो बर्ड्स है, तो ऐसे यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी जल्लीकट्टू को लेकर एक बहुत लंबे समय से आप कह सकते हो केस चलता हुआ नजर आ रहा है, 2014 से ही। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर स्पोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था, ठीक है ना। इसके ऊपर बैन लगा दिया और उसके बाद से यहाँ पर कई सारे जो पिटीशन वगैरह वो फाइल करे गए। तमिलनाडु इसके लिए लड़ता हुआ चला गया। तमिलनाडु का कहना है कि देखो ये जो बैन लगाया गया ये बिल्कुल गलत है, ये बैन नहीं लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु का कहना यह है कि जो इवेंट है ये हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, जिसको हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस कल्चर को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस जल्लीकट्टू को बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस केस को अभी तक पेंडिंग छोड़ रखा है, अभी तक इसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं की है। तमिलनाडु का कहना यह है कि देखो ये हमारी कल्चरल प्रैक्टिस है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि आप जब संविधान देखोगे तो आर्टिकल 12 से 35 तक सारे के सारे आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो आर्टिकल 29 क्लॉज 1 देखने को मिलता है ना, आर्टिकल 29 क्लॉज 1 क्या बात करता है? जो भी यहाँ पर भारत के टेरिटरी के अंदर रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनको यहाँ पर ये पर्टिकुलर आर्टिकल हक देता है कि उनकी जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, जो वो कल्चर है, उसको यहाँ पर ये प्रोटेक्शन दे सकें, है ना। उस कल्चर को बचाने का ये पूरा पूरा हक इनको मिलता है। तो बेसिकली तमिलनाडु यही बोलता है कि देखो जल्लीकट्टू ट्रेडिशन कहीं ना कहीं यहाँ पर एज अ कल्चरल राइट के तौर पर अगर हम देखें तो इसको एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। आप इसके ऊपर बैन लगा के हमारा फंडामेंटल राइट वॉयलेट नहीं कर सकते। इस प्रकार की बात यहाँ पर तमिलनाडु की साइड से भी बोली जाती है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो ये केस जो है ना लगातार चल रहा है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अत्याचार है जानवर के ऊपर, दूसरी तरफ तमिलनाडु बोलता है ये हमारा ट्रेडिशन है, प्लीज़ यहाँ पर इसको अनबैन किया जाए। दूसरा यहाँ पे देखोगे इसी प्रकार के कुछ और भी स्पोर्ट्स हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर प्ले किया जाता है। जैसे कर्नाटका के अंदर भी आप देखोगे इसी प्रकार का एक स्पोर्ट है कंबाला। हालांकि थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बट सिमिलर यहाँ पर बोला जा रहा है। थोड़ा बहुत अलग देखने को मिलता है बट सिमिलर थोड़ा बहुत बोला जा रहा है कंबाला, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो स्पोर्ट्स हैं ये अलग अलग स्टेट्स के अंदर बैन भी कर रखे हैं, ठीक है ना। कई सारे और भी स्टेट्स के अंदर जैसे आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र के अंदर भी कई सारे इस प्रकार के स्पोर्ट्स को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है। किसकी वजह से? क्योंकि कहीं ना कहीं एनिमल के ऊपर अत्याचार करते हैं, उसकी वजह से। क्योंकि हमारे पास में एनिमल्स के ऊपर अत्याचार को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत पुराना एक्ट है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। आई होप आपको यहाँ पर पूरा का पूरा जो एक क्लैरिटी है वो उस पर्टिकुलर एडिटोरियल के रिगार्डिंग मिल चुका होगा। अब इस एडिटोरियल के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाए वो सब आपको मैं पीडीएफ के अंदर दे दूंगा, उसको डायरेक्टली स्टोर कर लेना, ठीक है ना। एडिटोरियल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी यहाँ पर ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको देता हूँ ये मिलते कहाँ से हैं? काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर हमें यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। तो उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए दोस्त आपको करना यह है कि एक ऐप को डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट, ठीक है ना। इस ऐप में क्या करना, इस पीडीएफ को ओपन करना। जब आप इस ऐप में पीडीएफ को ओपन करोगे तो इस प्रकार के छोटे छोटे येलो कलर के सिंबल्स नजर आएंगे,
ठीक है। तो इसको जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखी हुई नज़र आएगी और इसको आप लोग जिस तरीके से चाहो मर्जी यूज़ कर सकते हो, यानी कि अपने पास में मैं अगर कहूँगा डिजिटल नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कैसे? तो जैसे आप इसको ओपन करोगे जस्ट यहाँ पर 3 डॉट्स नज़र आएंगे, यहाँ पर क्लिक करके आप इसको एडिट करके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे लोग डिजिटल नोट्स बनाते हैं, वो यहाँ पर यही काम करते हैं, आप भी कर सकते हो। चलो आते हैं अगले पर्टिकुलर एडिटोरियल की तरफ। नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है व्हाई हैज़ अ हाई पावर लद्दाख कमेटी बीन फॉर्म्ड। लद्दाख के अंदर एक पर्टिकुलर इशू चल रहा है लंबे समय से। लद्दाख चाहता है कि लद्दाख को छठे शेड्यूल के अंदर कवर किया जाए, लेकिन सरकार बोलती है लद्दाख को हम छठे शेड्यूल के अंदर नहीं लेकर आ सकते। उसके पीछे कई सारे रीज़न हैं, अगर लेकर आए भी तो बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो जाएंगी पूरे देश भर में। तो लद्दाख मांग करता है, लद्दाख में लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है कि उनको छठे शेड्यूल में डाला जाए। तो संविधान का छठा शेड्यूल क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ये पूरा इशू क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले न्यूज़ क्या है थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। देखो हुआ ये 2 जनवरी की बात है। तो 2 जनवरी में जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है इन्होंने एक कमेटी बना दी है, हाई पावर्ड कमेटी। और इस कमेटी को कौन चेयर करेगा? लद्दाख के यहाँ पर एक मिनिस्टर हैं नित्यानंद राय जी, ये यहाँ पर इसको चेयर करने वाले हैं। और ये जो कमेटी होगी ना ये डिस्कस करेगी कुछ इंपॉर्टेंट तरीकों को कि किस प्रकार से लद्दाख के अंदर जो रह रहे लोग हैं उनके राइट्स को हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं, है ना, उनको लेकर हम कैसे काम कर सकते हैं, उनकी लैंग्वेज को कैसे प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये कमेटी डिस्कस करेगी। उनके लिए यहाँ पर जो लैंड है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर इस पर्टिकुलर कमेटी में डिस्कस किया जाएगा, वो बात यहाँ पर बोली जा रही है। इस कमेटी को इसलिए बनाया गया है क्योंकि लद्दाख पिछले कुछ समय से लगातार डिमांड कर रहा है कि हमारी ज़मीन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाए। लद्दाख यहाँ पर डिमांड कर रहा है कि हमें छठे शेड्यूल के अंदर डाला जाए, लेकिन सरकार ने छठे शेड्यूल के अंदर इसको ऐड करने के लिए नहीं बोला है, केवल और केवल यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए इस कमेटी को बनाने के लिए बोला है। चलो मैं आपको समझाता हूँ कि आखिरकार यह मुद्दा क्या है। वैसे इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर नंबर 2 से रिलेट कर पाओगे, समझते हैं कि लद्दाख आखिरकार छठे शेड्यूल में आने के लिए क्यों बोल रहा है, ये मैंने आपको समझा दिया। देखो बात यहाँ पर यह है कि साल 2019 सभी लोगों को याद होगा, साल 2019 में क्या किया गया था। जो आर्टिकल 370 है उसको हमने अब्रोगेट कर दिया था, और आर्टिकल 370 को अब्रोगेट करने के बाद में क्या हुआ कि जो वो पहले जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था उसको हम लोगों ने यहाँ पर जो पहले एक पर्टिकुलर स्टेट हुआ करता था उसको हमने यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया। अब यूनियन टेरिटरी में तोड़ने से क्या हुआ कि एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी अलग हो गई और एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी अलग हो गई। जम्मू एंड कश्मीर में तो खुद का इनका लेजिस्लेचर है, लेकिन लद्दाख में यहाँ पर बिना लेजिस्लेचर की यूनियन टेरिटरी ये बन जाती है। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर कि लद्दाख की डिमांड यह है कि हमें छठे शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाए। पहले आपको समझना होगा छठा शेड्यूल क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इनकी डिमांड ये क्यों उठती हुई नजर आ रही है। छठे शेड्यूल को देखोगे जब संविधान में तो ये आर्टिकल 244 के अंदर मेंशन किया गया है। आर्टिकल 244 बात करता है छठे शेड्यूल के बारे में। इसमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी हमारे आप कह सकते हो कि पर्टिकुलर स्टेट जो है ना, पर्टिकुलर स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी को अगर हम छठे शेड्यूल में लेकर आते हैं तो इससे यहाँ पर क्या होगा, उस पर्टिकुलर जगह में हम उनके लिए एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना कर देंगे। उनको अपनी खुद की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिल जाएगी अगर वो छठे शेड्यूल में कवर होते हैं। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिलने का मतलब है कि उनमें उनके पास में खुद पावर होगी कि वो अपने हिसाब से कानून वगैरह बना सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो एरिया अपने हिसाब से कानून बना सकता है, ये पावर मिल जाएगी। तो आज के समय में क्या छठे शेड्यूल में कोई राज्य है क्या? हाँ बिल्कुल 4 राज्य हैं। ध्यान रखना, 4 राज्यों को ध्यान रखने के लिए आपको एक वर्ड ध्यान रखना होगा, 80 mm। 80 mm से यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं? ए से असम है, एम से मेघालय है, टी से त्रिपुरा है और एम से मिजोरम है। तो ये 4 राज्य यहाँ पर आ जाते हैं छठे शेड्यूल के अंदर में आज के समय में। ध्यान रखना, जिनको खुद का ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिला हुआ है, अपने हिसाब से यहाँ पर ये लॉज वगैरह कानून वगैरह बना सकते हैं, ठीक है ना। जो एक्ट होता है पार्लियामेंट का या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का, वो इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ये अपने हिसाब से लॉज को बना पाएंगे, ये सारी पावर्स इनको मिल जाती हैं। तो इनके पास में जो हर एक जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है ना, मतलब हर एक जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होगा इनके पास में एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा। इस काउंसिल के अंदर कुछ मेंबर्स होंगे। ध्यान रखना, इन काउंसिल को जो डायरेक्शन देता है वो डायरेक्शन हमारा प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर इनको डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। हर एक काउंसिल के अंदर में लगभग 30 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से 4 तो गवर्नर की साइड से नॉमिनेट होकर आते हैं, बाकी 26 यहाँ पर इलेक्ट किए जाते हैं वोटिंग के माध्यम से इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर में। फिर ये सब लोग मिलकर क्या करते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना पाते हैं। इन काउंसिल के पास में क्या क्या पावर्स है, क्या क्या ताकत हैं, तो कई सारी पावर्स यहाँ पर आ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर ये लोग कुछ कानून बना सकते हैं, जैसे कि अपने आसपास का जो एरिया है, जो लैंड है, जो ज़मीन है, जंगल है, कैनाल वाटर है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, गांव है, उसको लेकर जो भी लॉज वगैरह है वो सब बना सकते हैं। प्रॉपर्टी, मैरिज, डाइवोर्स, सोशल कस्टम,
इन सब टॉपिक को लेकर, इन सब मैटर के रिगार्डिंग लॉज बना पाएंगे और उन लॉज को यहाँ पे लागू कर पाएंगे। बट यहाँ पर इनको ये बात अगर लागू करनी है ना, जितने भी ये सारे लॉज हैं, इनमें गवर्नर का एक एसेंट चाहिए होता है, गवर्नर की परमिशन चाहिए होती है, लेकिन ये अपने हिसाब से लॉज को बना सकते हैं। ये पावर आर्टिकल 244 के माध्यम से मिल जाती है। ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ पर ये जो बात है ये क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद में कई और पावर्स भी यहाँ पर इनको मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर अब मान लो यहाँ पर कोई ट्राइब्स रह रही हैं, इनके बीच में कोई केस वगैरह हो गया, कोई मैटर हो गया, तो उसको ये अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ना, ये क्या कर सकते हैं, कोई यहाँ पर आप कह सकते हो प्राइमरी स्कूल हो गया, डिस्पेंसरी, मार्केट, फेरीज, फिशरीज, इन सब चीज़ों को मेंटेन करना, इन सब चीज़ों को बनाने का यहाँ पर जो डिसीजन होगा वो सब यहाँ पर इन काउंसिल के पास में आ जाता है। इवन साथ ही साथ में इनके पास में पावर आ जाती है कि जो वहाँ का लैंड रेवेन्यू है, जो भी यहाँ पर टैक्स वगैरह होगा, वो सब यहाँ पर ये लोग कलेक्ट कर पाएंगे, टैक्स को लागू कर पाएंगे। ये सारी पावर उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास में आ जाती है, जो भी यहाँ पर एरिया आर्टिकल 244 के अंदर में यानी छठे शेड्यूल के अंदर आता है। तो लद्दाख भी इसी चीज़ की डिमांड कर रहा है कि भैया हमें भी छठे शेड्यूल में डाल दिया जाए, जिससे हम अपने हिसाब से जो लॉज वगैरह हैं वो बना सकें। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। अभी मैं आगे बताता हूँ। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और बोली जा रही है कि जो यहाँ पर रिकमेंडेशन है, एक पर्टिकुलर बॉडी है, कौन सी बॉडी है, जिसका नाम है NCST। इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। पता है, इस बॉडी ने भी रिकमेंडेशन दिया था। इस बॉडी ने भी रिकमेंड किया कि बिल्कुल लद्दाख को छठे शेड्यूल में आना चाहिए। इस बॉडी का यहाँ पर ये रिकमेंडेशन था। ये बॉडी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम है शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर काम करना, शेड्यूल ट्राइब्स के राइट्स को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। तो उनका कहना यह कि लद्दाख में भी काफ़ी सारी ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो उनको सपोर्ट करना होगा और उसके लिए लद्दाख को छठे शेड्यूल के अंदर लाना चाहिए। ये बात यहाँ पर इस पर्टिकुलर कमेटी ने भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर बॉडी ने भी यहाँ पर एज अ रिकमेंडेशन दिया था। अब जो इस बॉडी ने रिकमेंडेशन दिया ना, इसके पीछे के कुछ ठोस रीज़न है, क्योंकि मैंने बताया कि जो छठे शेड्यूल के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं वो ट्राइबल स्टेट्स हैं। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, है ना, ये सारे जो स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, इन्हीं को छठे शेड्यूल के अंदर डाला गया है। अब यहाँ पर NCST ने जो रिकमेंडेशन दिया है, ये रिकमेंडेशन क्या दिया है मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने यहाँ पर यह बोला कि लद्दाख की जो पॉपुलेशन है, जितनी भी जनसंख्या है, उसकी 90% पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है। ठीक है ना, खासकर शेड्यूल ट्राइब्स आपको ये देखने को मिल जाएंगे, जिसमें बाल्ती, बेडा, बोटो, फिर उसके बाद में यहाँ पर ब्रोकपा, ये अलग अलग प्रकार की चांगपा, गारा, मोन, पुरिंगपा, ये अलग अलग प्रकार की ट्राइब्स यहाँ पे पाई जाती हैं। लद्दाख की पॉपुलेशन के अंदर 90% पॉपुलेशन यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो इनको छठा शेड्यूल मिलना चाहिए, छठे शेड्यूल के अंदर इनको लाना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर रिकमेंड करी गई थी NCST के थ्रू। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई है। फिर साथ ही साथ दूसरा रीज़न यह है कि इन लोगों के पास में कोई भी प्रॉपरली पावर्स नहीं देखने को मिलती हैं, और आज के समय में तो आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर चीज़ें बदल चुकी हैं, डोमिसाइल वाली चीज़ें बदल चुकी हैं। यानी कि पहले ये हुआ करता था कि जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो ही लोग वहाँ पर ज़मीन को खरीद सकते थे, बट आर्टिकल 370 को अब्रोगेट करने के बाद में कंट्री के अंदर किसी भी और दूसरे हिस्से से कोई भी व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर में जाकर लैंड को परचेज़ करना चाहता है तो वो आराम से परचेज़ कर सकता है। तो इस चक्कर में भी यहाँ पर इनका कहना यह है कि बाहर से लोग आकर हमारी ज़मीन परचेज़ कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, हम लोग को यहाँ पर एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो इस वजह से भी यहाँ पर लद्दाख चाहता है कि इनको यहाँ पर छठे शेड्यूल के अंदर कवर किया जाए। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब क्या है, एक चीज़ और सुनना, यहाँ पर ये बात आपने समझ ली कि ये क्या हो गया। बाकी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया लद्दाख यहाँ पे क्यों मांग कर रहा है, ये चीज़ें आपने यहाँ पर इसको आराम से सुन लिया है, क्योंकि लद्दाख का कहना यहाँ पर यह है कि जब आप लोग देखोगे ये जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, इसके अंदर 2 काउंसिल बनी हुई हैं, एक लेह के अंदर, एक कारगिल के अंदर, 2 काउंसिल हैं, लेकिन कोई भी छठे शेड्यूल के अंदर नहीं है, तो इनकी पावर्स भी ज़्यादा नहीं है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये थोड़ा बहुत टैक्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं या पार्किंग फ़ीस ले सकते हैं बस, और कोई ज़्यादा पावर इनके पास में आती नहीं है। तो ये चाहते हैं कि हमारे पास में पावर्स आएँ, हम अपने हिसाब से अपने एरिया के आसपास जो कानून है वो बना सकें। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, जब इतना डिमांड कर ही रहा है लद्दाख, ट्राइबल पॉपुलेशन भी यहाँ पर है, जब ट्राइबल स्टेट्स को यहाँ पे छठे शेड्यूल के अंदर डाला गया है तो लद्दाख को भी डाल दिया जाए, क्या दिक्कत है? ऐसे नहीं डाल सकते। अब यहाँ पर समझते हैं क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या डिफिकल्टी हैं, क्यों हम लद्दाख को इस पर्टिकुलर शेड्यूल में नहीं डाल सकते, रीज़न क्या है उसको समझते हैं। देखो, लद्दाख का छठे शेड्यूल में आना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, आने वाले समय पर भी चाहे कितनी प्रोटेस्ट होते रहें हम नहीं डाल सकते। रीज़न क्या है? क्योंकि हमारा संविधान बहुत क्लियरली बताता है, क्या बताता है कि जो छठा शेड्यूल है ना वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो आप कहोगे अभी आपने 4 राज्य बताए थे, वो 4 राज्य भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ही हैं। वो 4 राज्य मैंने आपको कौन कौन से बताए थे? ATM में बताया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम,
है ना। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे ये चारों राज्य भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, तो छठा शेड्यूल केवल और केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है। लेकिन लद्दाख आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में नहीं आता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपको यहाँ पर वही टोटल 8 स्टेट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो बाकी देश में जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके लिए 5वां शेड्यूल है, लेकिन जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न वाले स्टेट्स हैं उनके लिए छठा शेड्यूल है। तो लद्दाख को इस वजह से हम छठे शेड्यूल में नहीं डाल सकते, क्योंकि संविधान हमारा क्लियरली ये बताता है। इनफैक्ट हमने खुद जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो मणिपुर आता है, मणिपुर के अंदर भी बहुत बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन है, हमने उनको भी ये काउंसिल नहीं दिया है, उनको भी ये पावर नहीं दी है, उनको भी शेड्यूल में ऐड नहीं किया है। इवन नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में भी मांग उठ रही है इसकी, बट हमने इनको भी यहाँ पर छठे शेड्यूल में इंक्लूड नहीं किया है। तो लद्दाख को इंक्लूड करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद बोला गया कि सर कुछ भी तरीका नहीं है। हाँ, एक तरीका है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो संविधान के अंदर एक अमेंडमेंट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, और भी अलग अलग राज्यों में मांग उठने लगेगी कि हमें भी छठे शेड्यूल में आना है, छठे शेड्यूल में आना है। तो इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए या उससे बचने के लिए जो सरकार है वो यहाँ पर छठे शेड्यूल में डालने से लद्दाख को मना कर रही है। आई होप आपको यहाँ पर ये बात क्लियर हो चुकी है। व्हाट इज 6 शेड्यूल समझ में आ गया, बैकग्राउंड क्या है समझ में आ गया, सरकार का स्टैंड क्या है, सरकार नहीं चाहती ऐड करें यहाँ पर इसको, वो समझ में आ गया। एडिटोरियल हमारा समाप्त हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको सारे के सारे मिल चुके हैं, ठीक है। चलो आते हैं अगले इंपॉर्टेंट एडिटोरियल की तरफ। नाउ जो अगला इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है वो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, मैथ्यू इंडिकुला ने लिखा है। ये बात करते हैं सेल्फ गवर्नेंस के बारे में, जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस होता है। यानी कि अगर मैं लोकल गवर्नमेंट की बात करूं तो उसमें क्या होगा, आपका म्यूनिसिपैलिटी होगी, है ना, उसके बाद में पंचायत हो गया, वो यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गई। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हमारा संविधान क्लियरली मेंशन करता है, हर कोई बात करता है, लेकिन असल में लोकल गवर्नमेंट को इतनी पावर नहीं मिलती है। तो उस पर्टिकुलर मुद्दे पर लगातार डिबेट होती रहनी चाहिए, वो बात यहाँ पे राइटर मेंशन करता है कि भैया लोकल गवर्नमेंट को पावर मिलनी तो चाहिए, उनको बारे में जिक्र तो सब जगह कर दिया गया, लेकिन उनको पावर मिल नहीं पा रही है। तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया है। आओ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डिटेल से, ये क्या बोलते हैं। राइटर का कहना यहाँ पर यह है कि दिसंबर 1992 का समय था जिस दिन हम लोगों ने संविधान के अंदर 73वां और 74वां संशोधन किया। 73rd और 74th संशोधन यानी कि एक बदलाव किया गया संविधान के अंदर में, और उस बदलाव के बेसिस पर क्या किया गया, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को हम लोग लेकर आ गए। पंचायत राज वाला सिस्टम और म्यूनिसिपैलिटी वाला सिस्टम इन्हीं दो संशोधन के माध्यम से ऐड हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इस संशोधन के बाद में जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार है, उसको यहाँ पे पंचायत बनानी होगी अपने गांव, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और यहाँ पे जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनको भी बनाना होगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के फॉर्म में, म्यूनिसिपल काउंसिल के फॉर्म में, नगर पंचायत के फॉर्म में। हर एक रीजन में म्यूनिसिपैलिटी भी होनी ज़रूरी है। तो ये बात यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर लागू हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर इन चीज़ों के आने के बाद ये कहीं ना कहीं गवर्नेंस का तीसरा टायर बन गया। यानी कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे हमारा संविधान क्या बोलता है, एक तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, तीसरी यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट भी बनकर आ गई। लोकल गवर्नमेंट में हमारा जो पंचायत, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इनके पास में भी यहाँ पर जो पावर्स है वो होनी चाहिए। तो हमारा संविधान बेसिकली आप कह सकते हो डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स के बारे में मेंशन करता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कुछ पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ पावर्स हैं। अब हमारी जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होंगी, पंचायत होंगी, इनके पास में भी कुछ पावर्स होनी चाहिए, जो कि हैं भी, लेकिन इनको ये पावर दी नहीं जाती हैं। यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि राइटर मेंशन करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि देखो जो लोकल गवर्नमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी की, ये लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि हमने इनके लेकर कई सारे रिफॉर्म कर दिए, संविधान के अंदर बदलाव कर दिए, संशोधन करने के बाद हम इसको लेकर आ गए। लेकिन इन रिफॉर्म्स के बाद भी जो ये म्यूनिसिपल गवर्नमेंट है ये अक्सर इनइफेक्टिव है, सही से काम नहीं कर पा रही है। अभी भी यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ये बात यहाँ पर बताई गई है। जो वहाँ पे लोकल लेवल पर लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें भी यहाँ पर ये पूरी नहीं कर पा रही हैं, ये प्रॉब्लम है। और इस बार यहाँ पे हम लोग 30वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जब इस रिफॉर्म के लेकर जो ये बदलाव हुए थे, संशोधन हुआ था, इसकी 30वीं एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है हम इसको क्यों लेकर आए थे। लोकल गवर्नमेंट को इसलिए लेकर आए थे ताकि लोकल लोगों के लिए काम कर सके, लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए काम कर सके। लेकिन जब इनके पास में पावर्स होंगी ही नहीं तो वो कैसे काम कर पाएंगी। तो इस पर्टिकुलर मुद्दे पर डिबेट उठाओ और एक डिबेट करनी चाहिए, ये बात यहाँ पर राइटर बोलता है।
राइटर ने यहाँ पर ये बोला कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी लोकल गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है लोकल लेवल के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए वो सरकार होनी, लोकल गवर्नमेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उनके फंक्शंस अगर आप यहाँ पर प्रॉपरली प्ले नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं उसका होना ना होना एक ही बराबर है। साथ ही साथ में इन्होंने मेंशन किया कि देखो ये इतना अच्छे तरीके से हम लोगों ने बनाया है कि इसमें हम लोगों ने फोकस किया है कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस के लिए काम करेगा। इसमें हम लोगों ने इलेक्शंस ऐड कर रखे हैं, यानी पंचायत म्यूनिसिपैलिटी के अंदर लोकल इलेक्शंस होते हैं। हमने कुछ सीट्स शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वेमेन को भी यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन को लेकर सीट्स दे रखी हैं। यहाँ पे कुछ मंच बनाए गए हैं, ग्राम सभा बनाई गई हैं लोगों की बातें सुनने के लिए, पंचायत करके कुछ वार्ड कमिटीज़ बनाई गई हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर। सब कुछ बनाया गया है, सब कुछ रेडी है, लेकिन जब पावर दोगे ही नहीं तो काम कैसे करेंगे। तो यही बोला गया कि जो डिबेट्स हैं इनकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर ये होनी चाहिए, और इनकी जो वैल्यू है ना उसके बारे में लोगों को पता होनी चाहिए। इनकी वैल्यू अपने आप में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब तक यहाँ पर इनको पावर नहीं मिलेगी तब तक ये अपना काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे कई सारी जगह पर देखा है कि जो स्टेट है, जो राज्य सरकार है, वो अपने हिसाब से काम करना शुरू करती है, ज़्यादा पावर यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी तक या फिर इनके पंचायत के पास में आने देती नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है, वो बात राइटर ने मेंशन की है। राइटर ने यहाँ पर ये बोला कि आप देखो कि अभी के समय पर इन लोकल गवर्नमेंट को थोड़ी बहुत पावर दे रखी हैं, जैसे यहाँ पर थोड़ा बहुत टैक्स कलेक्ट कर लेना या लोकल टैक्स लागू कर देना, वो बस यहाँ पे थोड़ी बहुत पावर्स देखने को मिल जाएंगी। लेकिन मेन चीज़ें जो है ना वो अभी भी जो स्टेट्स हैं, जो राज्य सरकारें हैं, वो यहाँ पर कंट्रोल करती हुई नज़र आ रही हैं। कंट्री के अंदर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। इवन यहाँ पर बोला यह गया कि जो कोर्ट्स हैं हमारे, न्यायालय के अंदर भी कोई मैटर अगर पहुँचता है ना इस अमेंडमेंट्स को लेकर, तो वो कोर्ट भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल है शहरों के ऊपर उसको ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो इस वजह से यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का अभी भी यहाँ पर जो दबदबा है वो बना हुआ है। फिर राइटर ने मेंशन किया कि अगर हम लोग यहाँ पर इस फेडरलिज्म के ऊपर, क्योंकि ये ऑब्वियस ही बात है, ये फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म मतलब जहाँ पर हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर काम करती है, जहाँ पे हम पावर्स के डिवीजन के बारे में बात करते हैं। कुछ पावर्स हमारी केंद्र सरकार के पास में, कुछ राज्य सरकार के पास में, तो कुछ पावर्स लोकल गवर्नमेंट के पास में भी होनी चाहिए। तो जब आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को देखते हो तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो जो डिबेट्स हैं फेडरलिज्म को लेकर, इसको यहाँ पर लंबे डिस्कशंस में लेकर आओ, और जो पावर है उसको डिवाइड करनी चाहिए, पावर्स बांट देनी चाहिए इन तीनों के तीनों गवर्नमेंट्स के बीच में, यूनियन, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट के बीच में। क्योंकि यहाँ पर जब तक आप पावर्स को बांटोगे नहीं, जब तक आप इनकी पावर्स डिफाइन नहीं करोगे, तब तक यहाँ पर स्टेट जो है वो अपना रोल, अपनी जो एक तरीके से रोल है वो थोड़ा सा बड़ा करके चलाती रहेगी। तो वो बात यहाँ पे राइटर ने मेंशन की है कि भैया लोकल गवर्नमेंट को थोड़ा सा पावर देने की आज के समय पर आवश्यकता है। तो आर्टिकल थोड़ा ज़्यादा लेंथी नहीं था, छोटा सा था, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं लोकल गवर्नमेंट को लेकर। ठीक है, नाउ एक और छोटा सा एडिटोरियल है, फटाफट उसको भी देख लेते हैं, फिर अपने यहाँ पर अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। ये एडिटोरियल है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ डिटेल में जाऊँगा नहीं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में चर्चा की गई है, तो उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि आपको पता है जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का हमारा टॉपिक आता है, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मोहम्मद इकबाल एक पोएट हैं, एक कवि हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। राइटर ने उनके बारे में ही मेंशन किया है। मोहम्मद इकबाल की बात करेंगे तो मोहम्मद इकबाल का जन्म होता है 1877 में, 1938 में इनकी मृत्यु हो जाती है। काफ़ी बार ये कंट्रोवर्सी में आ चुके हैं। देखो, इनको हम लोग अल्लामा इकबाल के नाम से भी जानते हैं। एक पोएट, फिलोसोफर हैं, जिन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब पोएट जो एक तरीके से कविता होती है ना, इसको काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो प्रमोट किया। और सबसे पहली बात, इन्होंने उर्दू में काफ़ी सारी कविताएं लिखी हैं। उर्दू में जो उनका सबसे मेन जो वर्क है वो है द कॉल फॉर द मार्चिंग बेल, फिर गैब्रियल स्विंग, द रोड ऑफ मॉसेस एंड अ पार्ट ऑफ गिफ्ट फ्रॉम हिजाज। तो यहाँ पर इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट उर्दू वर्क्स इनके देखने को मिलेंगे। इवन जो सारे जहाँ से अच्छा जो सॉन्ग आपको देखने को मिलता है, ये पहले यहाँ पर तरन ए हिंदी के नाम से जाना जाया करता था। ये भी बेसिकली एक उर्दू लैंग्वेज पेट्रियोटिक सॉन्ग है, जो कि यहाँ पर आज के समय पर बच्चे गाते हैं। ये भी यहाँ पर मोहम्मद इकबाल जो पोएट हैं, जो कवि हैं, इनके थ्रू लिखा गया था। पहले गज़ल स्टाइल में यहाँ पर लिखा गया था। तो ये पोएम जो है वो पब्लिश की गई थी 1904 में। तो सारे जहाँ से अच्छा भी यहाँ पर लिखने वाले मोहम्मद इकबाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि इनका रोल ना पाकिस्तान को बनाने में बहुत बड़ा होता है। यानी कि जो पाकिस्तान देश बनकर निकला, उस पाकिस्तान मूवमेंट को क्रिएट करने में इनका काफ़ी बड़ा रोल है। इवन यहाँ पे बोला यह जाता है कि पाकिस्तान मूवमेंट यहाँ पर इनसे इंस्पायर होता है। इस वजह से इनको यहाँ पर स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान भी बोला जाता है।
1930 की बात है, जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 25वां सेशन चल रहा था इलाहाबाद के अंदर में। तब उस समय पर इन्होंने जब अपनी स्पीच दी थी, प्रेसिडेंशियल स्पीच, तो उस स्पीच के अंदर में इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया था और यहाँ पर एक अलग से मुस्लिम स्टेट बनाने की मांग की थी और जोर दिया था कि एक अलग से यहाँ पर मुस्लिम को लेकर एक देश बन जाए नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर में, जो कि बाद में पाकिस्तान यहाँ पर बनकर निकला। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इकबाल जो है ना, इनको यहाँ पे बोला यह जाता है कि इन्होंने एक विजन, एक लोगों को रास्ता दे दिया था, एक लोगों को दिशा दे दी थी कि हाँ बिल्कुल एक पाकिस्तान बनना चाहिए। जबकि जो जिन्ना थे उन्होंने यहाँ पर इस विजन को शेप आउट किया, यानी कि इस विजन को आप कह सकते हो रियलिटी के अंदर यहाँ पर बदल दिया और पाकिस्तान यहाँ पर बना दिया। ठीक है ना। तो पाकिस्तान की जो सरकार है ना, वो ऑफिशियली मोहम्मद इकबाल को नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी जानती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में आप ध्यान में रख सकते हो। बस खाली इतनी सी बात ध्यान में रखना, कुछ खास बातें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी एक एडिटोरियल यहाँ पर ये भी है, ये काम का तो है, लेकिन यहाँ पर ये मैंने कल ही आपके साथ में डिस्कस किया हुआ है। परचेज मैनेजर इंडेक्स के बारे में मैंने कवर किया था। चलो अभी मैं आपको बताऊंगा, फ्रंट पेज पर ये आर्टिकल है, उस समय पर मैं आपको बताऊंगा जब अभी थोड़ी देर में चलेंगे तो। लेकिन उससे पहले अभी यहाँ पर इकोनॉमी का भी एक छोटा सा पेज है, तो इकोनॉमी के पेज पर हमारे लिए एक लौता इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल था, फटाफट हम उसको भी देख लेते हैं। ये आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर बात ये की जा रही है, जो CERC जो बॉडी है ना, इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, इन्होंने ये बोला है कि जो यहाँ पर पावर यूनिट्स हैं, कोल पावर यूनिट्स हैं, उनको यहाँ पर कुछ पेमेंट दी जाएगी, जिनसे ज़बरदस्ती पिछले साल यहाँ पर काम करवाया गया है, ज़बरदस्ती यहाँ पर जिनसे आप कह सकते हो कि बिजली बनवाई गई है। हुआ ये था, पिछले साल कोयले की काफ़ी डिमांड हो गई थी और कोयले की कमी हो गई थी, तो जो हमारे पावर स्टेशंस हैं ना, उन्होंने यहाँ पर इम्पोर्टेड कोयले का इस्तेमाल किया था। इंपोर्टेड कोयले का इस्तेमाल किया था क्योंकि दाम वगैरह कोयले के काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो कुछ जैसे अडानी पावर, JSW एनर्जी, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने यहाँ पर कंपनसेशन मांग की है, क्योंकि यहाँ पर पिछले साल इनके ऊपर ज़बरदस्ती जोर दिया गया था कोयले को जलाकर बिजली का उत्पादन करने के लिए, बट इसका यहाँ पर शॉर्टेज था, लेकिन ज़बरदस्ती यहाँ पर इनको सप्लाई कर, जो पावर सप्लाई है, इसके लिए यहाँ पर इनके ऊपर जोर दिया गया था। तो इस वजह से यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा कंपनसेशन का डिमांड किया है। तो जो भी पावर प्लांट्स हैं जो कि यहाँ पर डिपेंडेंट है इम्पोर्टेड कोल के ऊपर, यानी कि जो बाहर से कोयला आता है उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उनको कंपनसेट किया जाएगा, उनको डेफिनेटली यहाँ पर कुछ पैसा प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पर सप्लाई कर सकें। और पहली बात, उन्होंने पिछले साल जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की थी ना, तो उनको यहाँ पर ये कुछ अमाउंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिनके ऊपर ज़बरदस्ती जोर अपना कर यहाँ पर उनसे इलेक्ट्रिसिटी बनवाई गई थी। तो पिछले साल कोयले को लेकर यह सारी की सारी यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई थी। आपको पता होगा पावर आउटेज भी देखने को मिल रहा था, पावर स्टेशंस काम नहीं कर रहे थे क्योंकि कोयले की डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो जिनसे ज़बरदस्ती यहाँ पर काम करवाया गया, या फिर आप कह सकते हो सप्लाई करवाई गई है पावर की, वो कहीं ना कहीं कंपनसेशन की मांग करते हैं। तो वो जो कंपनसेशन है वो देने की बात की है CERC ने। तो आपसे ये सारी चीज़ें कहीं पर भी नहीं पूछी जाएंगी, बस खाली ध्यान रखना CERC आखिरकार क्या है, इतना सा पॉइंट यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन। तो इस पर्टिकुलर बॉडी को बनाया गया था हमारी भारत सरकार के थ्रू, एक सेंट्रल कमीशन फॉर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत यहाँ पर इसको लेकर आया गया। इसने क्या किया, पुराना वाला जो एक्ट था ERC एक्ट 1998 वाला, उसको हटा दिया था। इस पर्टिकुलर बॉडी का जो कॉम्पोजिशन है, यानी कि यहाँ पर एक चेयरपर्सन होते हैं, 4 और इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं। उन 4 मेंबर में एक चेयरपर्सन होंगे, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी होगी, जो कि कहीं ना कहीं हमारी कमीशन की एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होंगी। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखना है, एक चेयरपर्सन के साथ साथ 4 और मेंबर होते हैं इस पर्टिकुलर बॉडी में। इसका काम यहाँ पर यह है कि जो भी यहाँ पर टैरिफ वगैरह होता है ना, उसको रेगुलेट करने का काम करती है। यानी कि कुछ ऐसी यहाँ पर टैरिफ होती हैं जो जनरेटिंग कंपनीज़ के ऊपर लगाई जाती हैं, ऐसी कंपनी जो कि सरकार रेगुलेट कर रही होती है, तो उस टैरिफ को रेगुलेट करने का काम करना, या फिर यहाँ पे जो राज्यों के अंदर बिजली जो ट्रांसमिट की जाती है, इधर से उधर दी जाती है, उसको रेगुलेट करने का, ये सारा काम यहाँ पर हमारा CERC का होता है। CERC हमारी सरकार को एडवाइस भी देती है नेशनल इलेक्ट्रिक पॉलिसी को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी को लेकर, टैरिफ पॉलिसी को लेकर भी यहाँ पर CERC सारी एडवाइस वगैरह देने का काम करती है। तो ये था हमारा ओवरऑल डिस्कशन। अब चलते हम लोग बिल्कुल लास्ट आर्टिकल की तरफ, और क्या है हम थोड़ा सा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, फिर अपने सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर, एक सेकेंड को, ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। कल ही मैंने आप लोग को परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में बताया है, ठीक है। तो कल वाला वीडियो आप लोग को ओपन करना है, कल वाले वीडियो से आपको ये सीखना है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है। तो हुआ क्या कि दिसंबर के महीने में जो हमारी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ती हुई नजर आई है, और साथ ही साथ में जो सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग है वो भी सर्विसेज जो है ना वो भी बढ़ती हुई नजर आई हैं।
तो हमारा जो सर्विसेज वाला सेक्टर है वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है दिसंबर के महीने में। तो दिसंबर के महीने में गुड्स एंड सर्विस दोनों बहुत तेज़ी से ग्रो करे हैं, ऐसा यहाँ पर परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स ने बताया। तो परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है, कल ही मैंने आप लोगों को बताया, अभी थोड़ा सा टाइम ले लेगा, ये 5-10 मिनट ले लेगा, तो ये वीडियो ऑलरेडी और लेंथी हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग क्या करना, कल वाला वीडियो प्लीज़ ओपन करो और थोड़ा सा आगे जाना। इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है वहाँ पर मैंने परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में आपको समझाया है, तो प्लीज़ कल वाले वीडियो से कवर कर लेना, ज़्यादा दूर जाना नहीं है, कल वाला ही द हिंदू का वीडियो ओपन करना है, तो इसके आगे पीछे आ रहा होगा, या फिर चैनल को ओपन करके यहाँ पर आप देख सकते हो, वहाँ पे भी क्लिक करके जो है उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में पढ़ सकते हो। बाकी अगर किसी को नहीं मिलता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बता देना, मैं कल फिर से समझा दूंगा, डोंट वरी, आप परेशान ना होना बिल्कुल भी, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई नाउ। चलो सेशन को एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो एक जानी मानी पेंटिंग है बानी थनी, ये जो पेंटिंग है ये कौन से स्कूल से बिलोंग करती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, किशनगढ़ स्कूल। किशनगढ़ स्कूल से यहाँ पर ये बिलोंग करती है पेंटिंग, जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी है। ये पेंटिंग इस पर्टिकुलर स्कूल से बिलोंग करती है, लगभग 18वीं सेंचुरी के आसपास की ये पेंटिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है। बात क्लियर हो गई नाउ। इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।